हेलो फाउंडेशन स्टूडेंट्स, होप सो आप बड़े अच्छे से अपनी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इंस्टीट्यूट ने अपनी रिलीज कर दी है आरटीपी दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए और उसी के अंदर होती हैं अमेंडमेंट्स जो दिसंबर एंड ऑनवर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। तो सिर्फ हमारे एक एक्ट में, कंपनीज एक्ट में हल्के से कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनका जिक्र मैंने पढ़ाते हुए पहले भी किया था कि कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट एक्ट 2020 है जिसकी जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग डेट्स पे नोटिफाई हुई हैं। बेसिकली एग्जाम हो रहता है हमारा नवंबर में, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड ऑल दैट इट दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो नॉर्मली एग्जाम से 6 महीने का जो गैप डाला जाता है, दैट मीन्स 31 मार्च तक की ही अमेंडमेंट पेपर में पूछी जाती है। बिकॉज एग्जाम चला गया है दिसंबर में, तो इंस्टीट्यूट ने 30 अप्रैल तक जो चेंजेस नोटिफाई हुए हैं कंपनीज एक्ट में वो एप्लीकेबल बना दिए हैं। तो देखिए सेक्शन ए बिजनेस लॉज, सिर्फ इसी में बदलाव है आपका। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो बीसीआर में तो कोई चेंज का मतलब ऐसे नहीं बनता है। तो देखिए इंस्टीट्यूट ने कहा है 30 अप्रैल 2021 तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो हम एग्जाम में पूछेंगे। और इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा जहां तक स्टडी मटेरियल का सवाल है, इससे पहले इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल अक्टूबर 2020 में जारी किया था। तो जो कुछ उसके अंदर है प्लस इंस्टीट्यूट ये कहना चाहता है अब हम इस आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स लिखी हैं वो एप्लीकेबल आपके दिसंबर एग्जाम में होंगी। तो इंस्टीट्यूट ने इस तरह से आरटीपी बना के दे रखी है, पहले की प्रोविजन बताई है और न्यू प्रोविजन बताई है। आप इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं, राइट। और अपना पेज नंबर भी उन्होंने रेफर किया है जो आप स्टडी मैट के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये अमेंडमेंट करवाते समय अपनी एक फाइल से अमेंडमेंट करवा रहा हूं। तो आप ये मेरी फाइल लेना चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप करके, तो इवन आल सेंड, वरना आरटीपी में भी दे रखा है। वहां एक आधे पॉइंट में मेरे को इश्यू लगा था तो मैंने कहा इट्स बेटर आई शैल मेक अ फाइल फॉर यू। सो भाई दिसंबर 2021 एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें मैं एक आधी नोटिफिकेशन और आपसे शेयर करूंगा कि इससे पहले जो बच्चे पढ़े हों कोई उनका मिस ना हो गया हो। तो जबकि आरटीपी के अंदर नहीं होगा, लेकिन एक प्रोविजन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये बता दूं, अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था 28 सितंबर 2020 को, लेकिन ये उस दिन नोटिफाई नहीं हुआ। उसमें साफ कहा गया था कि डिफरेंट डेट्स बताई जा सकती हैं अलग अलग अमेंडमेंट्स के लिए जब ये नोटिफाई होंगे। सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 1 जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर मेन आता है डेफिनेशंस, सेक्शन नंबर 2। तो उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण बदलाव हमें पकड़ने हैं। सबसे पहले है सब सेक्शन 52 में लिस्टेड कंपनी। पहली बात मैं यहां बता दूं, लिस्टेड कंपनी के ऊपर मेरा एक अलग से हैंड रिटन, एक सेपरेट कह लीजिए, बहुत पहले ही मैंने एक हैंड रिटन लेक्चर डिलीवर कर दिया था। ये यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप उसे वहां से लिख लेंगे तो बहुत इजी रहेगा क्योंकि एक अच्छा चार्ट आपका बन जाएगा। तो यहां थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा। देखिए लिस्टेड कंपनी क्या होती है, तो हम पहले भी यही पढ़ते थे कि भैया ये वो कंपनी है जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है कहां, आरएससी पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, बस इतना पढ़ते थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने एक अमेंडमेंट से एक प्रोविजो इंसर्ट करी। प्रोविजो का मतलब होता है या तो वो सेक्शन के लिए क्रिएट करती है एक्सेप्शन या वो पुट करती है कंडीशन। तो यहां पे एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है कि अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हैं तब भी हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। और ये अमेंडमेंट लागू होती है 22 जनवरी 2021 से। क्या कहा गया इसके अंदर, तो इसके अंदर ये कहा गया सच क्लास ऑफ कंपनीज। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक लिस्ट देगी कुछ कंपनीज की जो कि कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड होने के लिए उसने एक एप्लीकेशन दे रखी है टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कुछ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए बता दिया गया है हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। सो दैट मीन्स 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, सच क्लास ऑफ कंपनीज और उनकी कुछ सच सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। किससे कंसल्ट करके, देखिए सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक मार्केट रेगुलेटर है जिसे हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उससे कंसल्ट करके कहा जाएगा कि भाई चाहे
आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। इस अमेंडमेंट का, इस प्रोविजन का इंपैक्ट क्या है? देखिए, कंपनीज एक्ट में बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल थी। तो इससे एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गई कि आप लिस्टेड होने के बावजूद आपको उन सेक्शंस का कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। ये विशेष रूप से जो सेक्शंस हैं, जो इंपैक्ट सेक्शंस हैं, ये आप पढ़ेंगे इंटर एंड फाइनल में, फाउंडेशन में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब होता क्या है, यहां लिख दिया गया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय रूल्स के द्वारा। तो पहले ये अमेंडमेंट आ गई। अब रूल्स के अंदर, कौन से रूल्स के अंदर? द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। तो आप सारे जानते हैं हर चैप्टर के साथ रूल्स हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड रूल्स हैं। उसके अंदर एक रूल 2A इंसर्ट किया गया जहां कहा गया हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। और ये आपकी स्क्रीन पे देखिए कौन सी डेट दिख रही है आपको, 1 अप्रैल 2021। तो दैट मीन्स अगर ये एग्जाम नवंबर में रहता तो आपको ये पढ़ना ना पड़ता, लेकिन नेचुरल है, दिसंबर हो, ऑनवर्ड अटेम्प्ट हो, उन सबको अब ये चीज पढ़नी पड़ेगी। तो एक लिस्ट बता दी गई है। सबसे पहले कहा गया अगर आप पब्लिक कंपनी है, देखिए नॉर्मली पब्लिक कंपनी लेके आती है पब्लिक ऑफर, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस, आप आम जनता से पैसे इकट्ठा करते हैं। तो अब हमने उनको एक्सेप्शन दी है, प्रोवाइडेड ए आप पब्लिक कंपनी है, ना तो आप लिस्टेड हैं। और क्या लिस्टेड नहीं है आपके? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी शेयर। तो अगर आप ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, दैट मीन्स क्या लिस्टेड हो सकते हैं? मे बी डिबेंचर। तो अगर आपके डिबेंचर्स लिस्टेड हैं तो हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो अगर जब तक आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड ना हो आरएससी के ऊपर, तो हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। और यहां बताया गया क्या लिस्ट किया है आपने, बट हैव लिस्टेड देयर। तो जैसे मैं कह रहा था डिबेंचर साफ कहा गया। अगर आपने क्या किया है, नॉन कन्वर्टिबल, देखिए कन्वर्टिबल क्या होता है, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कहता है आपने नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर इशू किए हैं, और वो इशू किए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, जिसका मतलब ये होता है आपने आम जनता को शेयर्स ऑफर नहीं किए हैं, कुछ अपने चुनिंदा यार दोस्तों को शेयर्स ऑफर किए हैं। इसके ऊपर देखिए आप इंटर में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 42। तो अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज इश्यू की हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर, और इसको इश्यू करने के लिए हमें कुछ सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सेबी की ये रेगुलेशंस हैं, इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। तो हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। नंबर 2 पॉइंट के अंदर क्या गया, सेम यही चीज है, नॉन कन्वर्टिबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। अगेन आप इसे इंटर में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 55 के अंदर, सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं 20 साल में। तो कहने का मतलब ये हो गया, फाउंडेशन में जब आप इस चीज को पढ़ते हैं, ये चीज समझना और समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि आप डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे बाद में भैया। बट थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि अमेंडमेंट है, इंस्टीट्यूट प्रश्न पूछ सकता है। ये अमेंडमेंट देखिए लागू होती है इंटर के लिए भी, फाइनल के लिए भी। तो इंटर के लिए विशेष रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सेम वही है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है, और सेबी की अगेन प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एक रेगुलेशंस है 2013 की, या फिर कहता है और बोथ, दैट मीन्स आपने डेट सिक्योरिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिए हैं। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे एक लास्ट वाला पॉइंट पहले, क्योंकि ये भी पब्लिक कंपनी में है। कहता आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगेन आपने लिस्ट नहीं किए हैं अपने इक्विटी शेयर्स, लेकिन बट आपने लिस्ट किए इक्विटी शेयर्स कहां पे, इन अ ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23। मतलब सिंपल भाषा में कहूं, आप ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के बाहर अपने इक्विटी शेयर लिस्ट किए हैं, तो इंडिया में लिस्ट तो नहीं किए। तो कहता हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। देन इसके बाद आती है बारी, आप प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वैसे भी पब्लिक ऑफर नहीं निकालती है, तो लिस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। इक्विटी शेयर वो आप पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी कुछ डेट सिक्योरिटी से पैसा इकट्ठा करती है, तो सेबी रेगुलेशंस है, आपको लिस्टिंग करवानी पड़ती है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है, डेट सिक्योरिटी सेम वही नॉन कन्वर्टेबल, और प्राइवेट कंपनी तो होता ही हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे है, तो आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो बस इतना सा पॉइंट था, लेकिन बेहतर होगा आप मेरा हैंड रिटन जो लेक्चर है चार्ट बनाते हुए वो यूट्यूब पे अलग से लेक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी की अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट एक्ट 2020 से नहीं है, ये पहले की अमेंडमेंट है रातर, तो किसी न किसी बच्चे का मिस ना हो गया हो, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। तो दरअसल
ये एक पब्लिक कंपनी आप सारे जानते हो, 2 सबसेक्शन 45 में हम कहते हैं किसी भी सरकार के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या उनका कोई कॉम्बिनेशन हो, अगर उनके पास 51% के क्या है, पेड अप कैपिटल है, पीयूसी। लेकिन देखिए हमने शेयर्स में पढ़ा है, शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, या तो ऑर्डिनरी वोटिंग राइट वाले शेयर होते हैं, या हम पढ़ते हैं डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर की बात हो रही है। तो डीवीआर में क्या होता है कि आपके वोटिंग राइट नॉर्मल वालों से डिफरेंट है। तो नॉर्मली क्या रहता है, अगर हम ये कहें ऑर्डिनरी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें वोटिंग राइट हमेशा ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। तो कहता अगर आप ऐसी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी हो जहां पे, पहली बात है गवर्नमेंट कंपनी देखने के लिए हमें लिमिट कौन सी देखनी है, 51% शेयर्स। तो जब तक गवर्नमेंट 51% शेयर नहीं लेगी आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेंगे। लेकिन लेट्स से जैसे ये एक कंपनी है, हम कह लें एक कंपनी, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है, जैसे हम यहां कहते हैं 51%, लेकिन अगर एक्स लिमिटेड ने ये दोनों प्रकार के शेयर इश्यू किए हुए हैं, तो कहता गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए हमें 51% सिर्फ पेड अप कैपिटल का नहीं देखना है, तब हमें 51% किसके हिसाब से देखना है, डीवीआर के हिसाब से। मतलब कि अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इश्यू किए हुए हैं तो 51% से आपके पास कंट्रोल नहीं आएगा। तो कहता आप 51% जरूर देखो, लेकिन पेड अप कैपिटल नहीं देखना। आपने 51% की क्या देखनी है, आपने देखनी है टोटल वोटिंग राइट, मतलब सरकार के पास कम से कम 51% के वोटिंग राइट होने चाहिए, चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर से आए चाहे डीवीआर से आए। वरना अगर आपने ये भेदभाव नहीं किया शेयरों में, डिफरेंस नहीं किया वोटिंग राइट में, तो सिंपली आप पेड अप कैपिटल देख लीजिए। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। देखिए डेट 2 मार्च 2020, तो ये पहले की अमेंडमेंट है, लेकिन किसी बच्चे की मिस हुई हो पहले, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। देन बहुत बढ़िया अमेंडमेंट, स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 85, जिसे हम कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं ये अदर देन एक पब्लिक कंपनी है। तो डैट मीन्स आप प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी की ही एक क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसके अंदर हम देखिए 2 कंडीशन पढ़ा करते थे। एक हम पढ़ते थे कि भैया पेड अप कैपिटल, एंड नंबर 2 पढ़ते थे हम टर्नओवर। तो पहले हम पढ़ा करते थे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहले पढ़ते थे कि पेड अप कैपिटल ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 50 लाख, टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 2 करोड़। अभी हट गया है, अब 50 लाख की लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 2 करोड़, और 2 करोड़ वाली लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 20 करोड़। और आपके सामने ब्रैकेट में मैंने लिखा है डेट कौन सी है, 1 अप्रैल। तो अगेन ये कह रहा हूं नवंबर में एग्जाम होता तो ये आपको पढ़ना ना पड़ता, लेकिन अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी हम जानते हैं पेड अप कैपिटल की जो लिमिट थी 50 लाख, वो गवर्नमेंट बढ़ा के 10 करोड़ कर सकती है। तो 50 लाख बढ़ा के अब 2 करोड़ कर दी गई है, और टर्नओवर पहले लिमिट होती थी 2 करोड़, जिसे सरकार बढ़ा के 100 करोड़ तक कर सकती है। अब 2 करोड़ वाली बढ़ा के क्या कर दी गई है, 20 करोड़। सो दैट मीन्स यहां ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 2 करोड़ एंड 20 करोड़। मतलब ये 2 कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हैं कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल बस इतनी है, मैक्सिमम मीन्स अप टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़ की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो, तो हम आपको कहेंगे स्मॉल कंपनी। वरना हम आपको स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे, तब हम आपको नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनी ही कहेंगे। बाकी आप जानते हैं ये कंसेप्ट स्मॉल कंपनी का नहीं एप्लीकेबल होता है अगर आप होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, या आप सेक्शन 8 में जो कि एनपी होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट, उसमें रजिस्टर्ड हो, या आप किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हो। तो ये थी देखिए अमेंडमेंट एमसीए की, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैंने आपको लिख के प्रॉपर दिखा दिया है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 जो हम इनकॉर्पोरेशन में पढ़ते हैं, उसमें हम ओपीसी के ऊपर एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट की बात करेंगे, रादर एक नहीं 2-3। तो ओपीसी हम पढ़ते होते हैं 2 सबसेक्शन 62 के अंदर कि एक ही इस कंपनी में जो व्यक्ति है सिर्फ एक ही मेंबर होता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं 262 को रेड विद सेक्शन 3(1)(c), क्योंकि सेक्शन 3 में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपने कंपनी बनानी है, आप ओपीसी बनाओ, प्राइवेट बनाओ, पब्लिक बनाओ, तो मेंबर चाहिए होते हैं 1, 2 एंड 7। तो हम कहते हैं कि ओपीसी में एक ही चाहिए होता, तो ये ओपीसी कुछ नहीं है, ये भी स्मॉल कंपनी की तरह एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर जो रूल्स हैं वो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के लगते हैं। रेड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, जो है रूल नंबर 3 से लेकर 7A के अंदर।
देखिए अब आपको क्या करना होगा, अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए थे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जो आप मुझसे पढ़े हो बस ये काट करके आप इस तरह से कर लीजिए। सेम वे ओपीसी में आप क्या कीजिएगा, देखिए सिर्फ जो चेंज है मैं उसके ऊपर बात करूंगा, या मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस आंसर में कोई चेंज नहीं है। देखिए जब हम रूल नंबर 3 पढ़ते होते हैं, जब एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं, एक ही मेंबर होता है, एक ही नॉमिनी होता है, तो हम कहते हैं कि भाई साहब दोनों के दोनों होने चाहिए नेचुरल पर्सन। हम पढ़ते थे इंडियन सिटीजन, साथ में हम पढ़ते थे रेजिडेंट इन इंडिया। अब यहां चेंज है, कहता आप भारत के नागरिक तो होने चाहिए, ये आ गया चेंज। ये आप स्टार टाइप देख सकते हैं, ये लिखा भी है, ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है। अगेन यही कह रहा हूं, अगर नवंबर में अटेम्प्ट होता तो ये अमेंडमेंट आपको पढ़नी ना पड़ती, लेकिन अब 30 अप्रैल तक ये अमेंडमेंट आपके ऊपर लागू की गई है, तो इसलिए आपके चेंज क्या आ गया है। पहले जरूरी होता था भारत में रेजिडेंट होना, अब क्या कहा गया, आपका नागरिक होना जरूरी है, चाहे आप रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब रेजिडेंट हैं या नहीं है। लेकिन अब हम पहले क्या पढ़ा करते थे, रेजिडेंट होने के लिए आप भारत में होने चाहिए कम से कम 182 डेज का पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो पहली बात यहां बता दिया गया है आप रेजिडेंट हैं या नहीं है और अदरवाइज, और रेजिडेंट पे जो टाइम पीरियड होता था 182 डेज का, वो चेंज करके कितना कर दिया गया है, 120। तो सिर्फ आप अपने नोट्स में क्या करें, पहली बात तो जहां हम लिखते थे रेजिडेंट इन इंडिया, तो वहां पे ये वर्ड ऐड कर लें, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। और रेजिडेंट की कंडीशन पढ़ते थे 182, उसको काट करके आप कर लें 120 दिन। ये है बदलाव। देन यहां पे माइनर माइनर पे कोई बदलाव नहीं है। देन देखिए अगर हम चेंज में जाएं तो हम पढ़ते थे रिस्ट्रेंट, कुछ रोक है। तो मैं इस तरह से आपको चार्ट बनवाता था कि कुछ रोक मेंबर्स के ऊपर भी हैं, कुछ रोक ओपीसी के ऊपर भी हैं। तो उसमें एक रोक हम ये पढ़ा करते थे, उसमें कोई चेंज नहीं है कि एज ए ओपीसी आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ना तो इनकॉर्पोरेट करेंगे ना कन्वर्ट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक रोक हम ये पढ़ते थे कि भाई ओपीसी 2 साल के भीतर अपनी मर्जी से, वॉलंटरी अपनी मर्जी से किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, प्राइवेट या पब्लिक में। 2 साल तक आपके ऊपर रोक था। लेकिन हम ये भी पढ़ते थे कि जैसे अगर आपकी पेड अप कैपिटल बढ़ जाएगी 50 लाख से ज्यादा, टर्नओवर आपकी बढ़ जाएगी 2 करोड़ से ज्यादा, तो आपको 6 महीने के भीतर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। अब आप ओपीसी नहीं रहेंगे। तो दरअसल क्या हुआ, ये एग्जैक्टली कहें तो रूल नंबर 3 सब रूल 7 है, अब ये ओमिट कर दिया गया है। ये है आपके सामने 1 अप्रैल 2021 से ये रूल ओमिट कर दिया गया है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले रोक थी, आप 2 साल तक प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, अब कोई टेंशन नहीं है। और पहले ये भी था कि पक्का कन्वर्ट होना होगा अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपने हैंड रिटन नोट में ये वाली चीज बस सिंपली आपको क्या करना है, काटा मारना है, क्योंकि ये ओमिट कर दिया गया है। देखिए बाकी ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है, काफी डिटेल मैंने यहां जरूर दे रखी है, दिस इज नथिंग। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते थे सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक पर्पस, राइट, जहां हम आपको एक बेनिफिट देते थे, ना तो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए, ना ही आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, और आप डिविडेंड वगैरह दे नहीं सकते, आपको स्पेशल लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी से लेना पड़ता है। ये वो बस इसके अंदर एक बदलाव आया है, जो पेनल्टी थी सेक्शन में वो बदल दी गई है। दरअसल देखिए अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो ज्यादा बदलाव है, मींस 99% जो चेंजेस हैं वो पेनल्टी में है। दरअसल कोविड के दौरान अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं मार्केट में थोड़ा रिसेशन आता है, कंपनियों का बिजनेस ठप भी हुआ, तो इसलिए कंपनीज एक्ट को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब जो अफसरों पे जेल वगैरह लगा करती थी वो लगभग खत्म कर दी गई है। सिर्फ मेनली कह लीजिए एक बची है जो हम पढ़ते थे 447 में फ्रॉड वाली। तो हुआ क्या, सेक्शन 8 में सिर्फ एक चेंज है, सिर्फ पेनल्टी के अंदर देखिए, और ये अमेंडमेंट लागू हो जाती है 21 दिसंबर 2020 से। तो देखिए हम पढ़ते थे अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी, कंपनी के ऊपर हमेशा नॉर्मली फाइन ही लगता है, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो हम ये पढ़ते थे कम से कम 10 लाख लगेगा, मैक्सिमम 1 करोड़ होगा, कोई चेंज नहीं है। चेंज किस पे हो गया, डायरेक्टर एंड ओआईडी स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर जो पेनल्टी है वो बदल दी गई है। क्या बदला गया है, देखिए पहले इंप्रिजनमेंट थी वो ओमिट कर दिया गया है। कहने का मतलब अमेंडमेंट एक्ट 2020 से सिर्फ अब फाइन बचा है।
तो फाइन जो पहले था वो सेम ही है, 25,000 मैक्सिमम 25 लाख रुपए आज भी सेम है। और पहले होता था और विद बोथ, तो जब जेल हट गई तो विद बोथ वर्ड भी आप क्या करेंगे, हटा देंगे। साथ में पहले ये भी लिखा होता था अगर आप फ्रॉड में शामिल है तो 447 की जहां मैक्सिमम जेल 10 साल हो सकती है वो एज इट इज है। मतलब सिंपली अफसरों के लिए जेल वाला जो पॉइंट था वो हटा दिया गया है। तो ये थे भैया हल्के से चेंजेस आपके कंपनीज एक्ट के, और ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट आरटीपी, देखिए आरटीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी आप जानते ही हैं, आपकी बुक में सारे मैंने दे रखे हैं ये वो, लेकिन नो डाउट दिसंबर की जब आरटीपी आती है तो नए क्वेश्चन उसके अंदर डाल के दिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कशन आपसे डेफिनेटली करूंगा। तो उसके लिए आप मेरा इस अमेंडमेंट सीरीज में लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम, गुड लक, गॉड ब्लेस।